आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत में लाखों मिडिल क्लास परिवार इस वक्त एक बहुत ही भारी आर्थिक और मानसिक बोझ तले दबे हुए हैं, और वो है कर्ज का बोझ। रात रात भर नींद ना आना, हर वक्त एक अजीब सी चिंता, ये अब घर घर की कहानी बन चुकी है। लेकिन सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के पूरी तरह से कानूनी और स्ट्रक्चर्ड रास्ते मौजूद हैं। कर्ज कोई दुनिया का अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसी उलझन है जिसे बिल्कुल सुलझाया जा सकता है। तो चलिए इस चर्चा में गहराई से समझते हैं कि आखिर कर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जी हां, ये वो कर्ज राशि है जिससे अब तक 15,000 से ज्यादा परिवारों के लिए पूरी तरह से कानूनी रूप से सुलझाया जा चुका है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि समाधान खोजना 100% संभव है। हालात चाहे कितने भी तनावपूर्ण क्यों न लगें, विशेषज्ञ और कानूनी प्रक्रियाएं मौजूद हैं जो किसी भी परिवार को इस भारी दबाव से बाहर निकाल सकती हैं। सही जानकारी हो तो कर्ज मुक्ति कोई असंभव सपना बिल्कुल नहीं है। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे कर्ज से राहत की दुविधा को समझने से। इसके बाद कंसोलिडेशन और सेटलमेंट के बीच की अहम तुलना करेंगे। फिर हम जानेंगे रिकवरी उत्पीड़न के खिलाफ हमारे अधिकारों के बारे में। इसके बाद कर्ज मुक्त होने के 5 ठोस कदम, और अंत में प्रमुख रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों पर बात करेंगे। ये पूरा रोडमैप घबराहट को दूर करके बिल्कुल स्पष्ट जानकारी देने वाला है। तो चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, कर्ज से राहत की दुविधा। ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्ज का बोझ आखिर बेकाबू कैसे हो जाता है। आज के दौर में परिवारों पर कई तरह के लोन एक साथ चल रहे होते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम बिल, बिजनेस लोन या फिर होम लोन। शुरुआत में सब कुछ एकदम कंट्रोल में लगता है, लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब किसी वजह से बस 1 या 2 ईएमआई छूट जाती हैं। बस वहीं से रिकवरी एजेंट्स का दबाव, उनके लगातार कॉल्स और वो मानसिक प्रताड़ना शुरू हो जाती है। ये स्थिति इतनी डरावनी हो सकती है कि लगता है जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, रास्ते अभी भी खुले हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कंसोलिडेशन बनाम सेटलमेंट। ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। जब कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सामने एक तिराहा आ जाता है जहां से सही रास्ता चुनना होता है। मोटे तौर पर देखें तो कर्ज से राहत पाने के 2 सबसे प्रमुख और लीगल तरीके हैं। पहला है डेट कंसोलिडेशन, जिसका सीधा सा मतलब है मौजूदा कई सारे छोटे बड़े लोन्स को मिलाकर एक नया सिंगल लोन ले लेना। और दूसरा तरीका है डेट सेटलमेंट या ओटीएस, जिसे वन टाइम सेटलमेंट भी कहते हैं। इसमें बैंक के साथ बातचीत करके मूल राशि से काफी कम रकम देकर लोन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। अब इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। कंसोलिडेशन में सिबिल स्कोर पर कोई खास बुरा असर नहीं पड़ता, बल्कि सही से चुकाने पर यह आगे चलकर बेहतर ही होता है। लेकिन सेटलमेंट में सिबिल रिपोर्ट पर एक अस्थायी सेटल्ड का मार्क लग जाता है। मंथली ईएमआई की बात करें तो कंसोलिडेशन से हर महीने की ईएमआई कम हो जाती है, लेकिन सेटलमेंट में तो ईएमआई का झंझट ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पैसों की बचत के मामले में कंसोलिडेशन सिर्फ ब्याज बचाता है, जबकि सेटलमेंट में कुल बकाया राशि का सीधे 40 से 60% तक माफ हो सकता है। हाँ, एक बात है, कंसोलिडेशन के लिए बैंक आसानी से मान जाते हैं, जबकि सेटलमेंट के लिए थोड़ी कड़ी बातचीत यानी नेगोशिएशन की जरूरत पड़ती है। तो अब सवाल यह है कि कंसोलिडेशन का रास्ता किसके लिए सही है। खैर, अगर आय का एक स्थिर साधन मौजूद है, सिबिल स्कोर 650 से ऊपर है और 3 या उससे ज्यादा लोन्स चल रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे अभी तक किसी भी लोन में डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो ये विकल्प एकदम परफेक्ट है। ये उन स्थितियों के लिए है जहां एक लॉन्ग टर्म प्लान के जरिए बिना क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचाए कर्ज को धीरे धीरे चुकाने की मंशा हो। दूसरी तरफ सेटलमेंट का रास्ता तब अपनाना चाहिए जब कर्ज चुकाना व्यावहारिक रूप से असंभव लगने लगे। मान लीजिए आय का स्रोत एकदम बंद हो गया है, पिछली ईएमआई भरे हुए 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लोन को बैंक ने एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया है, या फिर कोर्ट के नोटिस आने लगे हैं, और सबसे बढ़कर जब रिकवरी एजेंटों का उत्पीड़न चरम पर हो। ऐसे गहरे डिफॉल्ट वाले हालात में सेटलमेंट ही सबसे तार्किक और सही कदम होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, रिकवरी उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, कर्जदार होना कोई अपराध नहीं है। जब रिकवरी एजेंट अपनी हदों को पार करते हैं तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक बहुत ही मजबूत कानूनी ढाल है। आरबीआई का फेयर प्रैक्टिसेस कोड एकदम साफ साफ कहता है,
सुबह 7 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कोई कॉल नहीं। ये नियम पत्थर की लकीर है। अगर कोई एजेंट इसका उल्लंघन करता है तो वो पूरी तरह से गैरकानूनी है। सिर्फ समय ही नहीं, और भी कई मजबूत कानूनी अधिकार हैं जिनके बारे में अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता। अगर कोई एजेंट गाली गलौज करता है या शारीरिक नुकसान की धमकियां देता है तो ये आईपीसी की धारा 506 और 504 के तहत सीधे तौर पर गैरकानूनी है। रिश्तेदारों या पड़ोसियों को कॉल करके सरेआम अपमानित करना, ये आईपीसी की धारा 499 के तहत प्राइवेसी का उल्लंघन है। संपत्ति जब्ती की बात करें तो सरफेसी एक्ट 2002 के मुताबिक बिना पूरे 60 दिन का लीगल नोटिस दिए कोई भी बैंक संपत्ति जब्त नहीं कर सकता। और हाँ, एनपीए खातों पर वन टाइम सेटलमेंट की मांग करना या वास्तविक आर्थिक तंगी के दौरान लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कहना, ये एक उधारकर्ता का कानूनी अधिकार है। और सबसे कमाल की बात, इस पूरी शिकायत प्रक्रिया का खर्च है 0। जी हाँ, 0। अगर बैंक या रिकवरी एजेंट नियमों को तोड़ते हैं तो आरबीआई की बैंकिंग लोकपाल यानी बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना के तहत उनके खिलाफ शिकायत करने में एक भी रुपया नहीं लगता। ये पूरी तरह से मुफ्त है। किसी को भी अन्याय चुपचाप सहने की जरूरत नहीं है। चलिए अब चौथे भाग पर आते हैं, कर्ज मुक्त होने के 5 ठोस कदम। सिर्फ अपने अधिकार जानना ही काफी नहीं है, बल्कि एक सही प्रक्रिया को फॉलो करना भी उतना ही जरूरी है। कर्ज से बाहर निकलने का ये 5 कदम का रोड मैप बहुत ही प्रैक्टिकल है। पहला कदम, अपनी पूरी वित्तीय स्थिति और साइबल रिपोर्ट का अच्छे से आकलन करना। दूसरा, अपनी स्थिति के हिसाब से कंसोलिडेशन या सेटलमेंट में से कोई एक चुनना। तीसरा कदम, बैंक को अपनी आर्थिक मजबूरी स्पष्ट करते हुए एक औपचारिक लिखित आवेदन देना। चौथा और शायद सबसे अहम कदम, बैंक के साथ नेगोशिएट करना जिससे 40 से 60% तक की कर्ज माफी मिल सके और एक औपचारिक सेटलमेंट लेटर हासिल करना। याद रहे, कभी भी सिर्फ मौखिक वादों पर भरोसा नहीं करना है। और पांचवा और आखिरी कदम, बैंक से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना और अपने साइबर ब्यूरो को अपडेट करवाना। अब चर्चा करते हैं 5वें भाग की प्रमुख आरबीआई दिशा निर्देश। ये वो सेंट्रल नियम हैं जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं ताकि कोई भी संस्था मनमानी न कर सके। आरबीआई के दिशा निर्देश बहुत ही स्पष्ट हैं। हर हाल में उधारकर्ताओं के साथ सम्मान और गरिमा से पेश आना ही होगा। जो भी रिकवरी एजेंट कॉल करते हैं उनका आरबीआई में रजिस्टर्ड होना एकदम अनिवार्य है। अगर एजेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी कॉल पूरी तरह से इल्लीगल है। इसके अलावा बैंकों को बिना किसी हिडन चार्ज के साफ साफ लोन स्टेटमेंट देना होता है और हर उधारकर्ता की पहुंच बैंक के शिकायत निवारण अधिकारी यानी जीआरओ तक होनी चाहिए ताकि किसी भी परेशानी का तुरंत हल निकल सके। अब एक ऐसे सवाल पे बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या डेट सेटलमेंट से सिबिल स्कोर हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है? क्या भविष्य में कभी लोन नहीं मिलेगा? इसका बहुत ही सीधा सा और तथ्यपरक जवाब है नहीं। सेटलमेंट करने पर सीआईबिल रिपोर्ट में एक सेटल्ड मार्क जरूर लगता है जो कि एक अस्थायी प्रभाव है, लेकिन सच कहे तो ये डिफॉल्टर का टैग लगने से 1000 गुना बेहतर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार से, जैसे कि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का संभल कर इस्तेमाल करने से, अगले 2 से 3 सालों में इस स्कोर को पूरी तरह से दोबारा बनाया और सुधारा जा सकता है। एक और बहुत बड़ा डर जो लोगों को सताता है, क्या लोन सेटलमेंट की प्रक्रिया या बातचीत के दौरान बैंक कोई कोर्ट केस कर सकता है? ये डर अक्सर सही कदम उठाने से रोक देता है। तो इसका जवाब यह है कि ऐसा होना बेहद दुर्लभ है। सेटलमेंट कोई छिपी हुई या गैर कानूनी प्रक्रिया नहीं है। ये पूरी तरह से लीगल है और इसे खुद आरबीआई का समर्थन मिला हुआ है। असल में जब कोई अकाउंट एनपीए बन जाता है तो बैंकों को अपना नुकसान कम करने के लिए खुद ही ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट का विकल्प देना होता है। बैंक लंबी कानूनी विवादों में पड़ने के बजाय मामले को सुलझाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? कर्ज मुक्त होना अपनी जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल नहीं है। चाहे वो कंसोलिडेशन हो या सेटलमेंट, ये एक बेहद स्ट्रक्चर्ड, पारदर्शी और पूरी तरह से कानूनी समाधान प्रक्रिया है। ये मानसिक तनाव को जड़ से खत्म करके जिंदगी की गाड़ी को वापस पटरी पर लाने का एक सही और लीगल तरीका है। कानूनी ढाल पूरी तरह से तैयार है। आरबीआई के नियम भी उधारकर्ताओं के पक्ष में हैं और बाहर निकलने का रोड मैप बिल्कुल साफ है। अब बस जरूरत है तो थोड़ी सी हिम्मत और सही जानकारी की। तो सोचने वाली बात बस इतनी है, जब समाधान सामने मौजूद है तो क्या इस भारी तनाव और उत्पीड़न को ढोते रहना सही है, या आज ही वित्तीय स्वतंत्रता और मानसिक शांति की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाना? इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है, इसका सही इस्तेमाल करें।